तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो ये लेक्चर देख रहा है, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो शुरू करने से पहले, हालांकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पहली क्लास है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं और आप भी मुझे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो मैं हूं आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता। सीए कोर्स जिसके बारे में आपने इतने मीम्स देखे हैं, इतना कुछ सुना है कि ये टफ है, ये है, वो है, लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ सच है, कुछ झूठ है, लेकिन वो हम अपनी जर्नी के थ्रू, जब हम जर्नी में डिस्कवर करेंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप मेरी क्लास कर रहे हैं, तो हम जो ये क्लास करेंगे एकदम इंटरैक्टिव करेंगे और हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़े कूल एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़े सीरियस एग्जाम्पल्स लेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। साहिल सर और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप पढ़ें उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाए, वो चीज हम फुलफिल करेंगे। और हाँ, डिग्री तो इंपॉर्टेंट है ही, तो हम ऑब्वियसली रैंक के लिए एम करेंगे, अच्छे मार्क्स के लिए एम करेंगे एंड पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन की, वो है लॉ। हालांकि अभी आपका सब्जेक्ट लॉ एंड बीसीआर है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग भी उसके साथ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ। तो दोस्तों, सुन के ही मजा आ रहा है ना, बस आप मेरा साथ देते जाइए और हम आग लगा देंगे, ठीक है। लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता देता हूं कि क्या क्या एक्ट्स हैं आपके अंडर, लॉ में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें कितनी मार्क्स कैरी करती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक अपने पास मेंटेन करें। जो भी मेरी क्लासेस कर रहे हैं वो एक नोटबुक अपने पास मेंटेन करें और जो भी मैं बोलूं लिखने के लिए उसमें नोट डाउन करते रहें और बुक्स में, जो भी मेरी बुक्स ले रखें, वो बुक्स में रेफरेंस देते रहें। सबसे पहले पेज में, आपके नोटबुक के सबसे पहले पेज में ये चीज लिखी होनी चाहिए। हम डिफाइन करते हैं लॉ का सिलेबस, ठीक है। ये है सीए फाउंडेशन। क्या है? सीए फाउंडेशन पेपर 2 लॉ एंड पीसीआर। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है आपके सिलेबस में, ऑब्वियसली। एक है बीसीआर, जिसका फुल फॉर्म बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग है, और एक है लॉ। हम पहले लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्लासेस में हम बीसीआर भी कंप्लीट करेंगे। अब जो ये लॉ है, इसके साइड में आप लिख लीजिए ये कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स। सर 60 मार्क्स? हाँ बच्चों, 60 मार्क्स कैरी करता है लॉ। तो सोचो आपको कितना अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो आप अटेंटिव रहेंगे ना? हाँ सर, बिल्कुल रहेंगे। हमें मार्क्स लेके आने, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने, अपने मॉम डैड को प्राउड फील कराना है, पक्का रहेंगे सर। ओके। और ये जो बीसीआर है, इसको कम मत समझना दोस्तों, ये भी 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स। ओके। अब लॉ में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आप मेरे साथ लिख लीजिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यह है 1930, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और हम पढ़ेंगे इसमें लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या पढ़ेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ेंगे 1932। सर इतने सारे लॉस पढ़ेंगे? हाँ बच्चों, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, आगे देखते जाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि हर एक लॉ पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, हर एक लॉ आपके ब्रेन में छपा होगा, बुक देखने की जरूरत ही नहीं। कोई आपको लॉ पूछे तो सर ये हमने इनसे क्लासेस की है, ये लिखिए सर, पूरे दिमाग में छपा हुआ है, बोलिए कौन सा, पूछिए कौन सा लॉ चाहिए। ओके। फिर हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009। सर ये क्या है?
दोस्तों सब्र रखो दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। जैसे जैसे क्लासेस आप करते जाएंगे वैसे वैसे हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज आपके दिमाग में उतार दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे द कंपनीज एक्ट। क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। सर 5 लॉ, हाँ 5 एक्ट पढ़ेंगे हम। हाँ दोस्तों मजा आने वाला है, तभी तो मजा आएगा। सर 60 मार्क्स के लिए 5 एक्ट, दोस्तों मेरे पर भरोसा रखो, बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो हम दो पार्ट में से डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या है? बताता हूं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज। लेकिन दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, या फिर जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए थोड़ी सी निराशा वाली खबर है कि ये हमारे सीए फाउंडेशन में नहीं है। ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये हमारे सीए फाउंडेशन में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे आईपीसीसी या फिर इंटर में। किसमें पढ़ेंगे हम? आईपीसीसी या फिर इंटर में। तो दोस्तों हमारे सीए फाउंडेशन में क्या बचा? सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमारे सीए फाउंडेशन में है। ओके ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इतनी सारी चीजें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट 2009 पढ़ेंगे एंड कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे। इतना हम पढ़ने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए। और दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि 60 में से 60 लेके आए। हमारे जो भी एग्जाम जो है अभी सब्जेक्टिव हो गए हैं, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बोथ लॉ और बीसीआर को मिला के। हम कोशिश करेंगे कि पूरे 120 मार्क्स का हमको आना चाहिए, पूरे 120 मार्क्स हम अटेंड करके आए। समझ आया दोस्तों? तो उसके लिए आपको हर एक चीज ध्यान से सुननी पड़ेगी, हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं बोला करता हूं कि हंसते खेलते सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप ये कॉपी कर लो, इसको आपने कॉपी कर लिया। ओके हाँ, एक मिनट देता हूं मैं, जल्दी से कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कर लिया हो। और एक हमारे क्लासेस का जो होमवर्क है वो यही होगा, मैं जो भी आपको लिखाऊंगा आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर क्लासेस खत्म होने के बाद आप घर में जाके लिख के लाइएगा और नेक्स्ट डे मुझे लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ दिखता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन क्लासेस है, वीडियो क्लासेस है, सर तो देख ही नहीं पाएंगे हम होमवर्क किए है नहीं की। नहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, हम सीए में थोड़े पीछे रह गए हैं, हमें सब दिखता है। ओके, तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आज हम करने वाले हैं। ऑब्वियसली आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो दोस्तों सर आप पूछेंगे कि सर हम लॉ पढ़ने वाले हैं। सर क्या पढ़ने वाले? लॉ। तो सर लॉ क्या होता है? सर हमें तो नहीं पता लॉ क्या होता है ना? आपको पता है कि लॉ क्या होता है? नहीं। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें जानेंगे। जब आपकी मम्मी YouTube से कुछ बनाती है तो पहले YouTube में देखती है ना कि अमेरिकन फ्राइड कॉर्न क्या होता है, वो देखने के बाद ही तो बनाती हैं। उसके बारे में हर एक चीज जानती है, क्या वो आपके लिए हेल्दी है, क्या वो उसमें न्यूट्रिशन है, क्या प्रोटीन है, हर चीज जानने के बाद आपकी मम्मी आपके लिए कुछ बनाती है। हम भी वैसे ही लॉ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि लॉ होता क्या है। तो दोस्तों व्हाट इज लॉ? कोई आंसर है आपके पास? हाँ, येलो टी शर्ट तू बोल। अच्छा, आप बोलेंगे सर लॉ तो वही होता है ना, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कंट्री को गवर्न करते हैं, जो स्टेट को गवर्न करते हैं, जो हर एक चीज को गवर्न करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है
लॉ जो है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अ कंट्री, राइट। तो आपके कहने का मतलब है लॉ है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अ कंट्री। आप यही कहना चाहते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग ए कंट्री। चलो दोस्तों ठीक है, मैं मान लिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग ए कंट्री है, लेकिन आप एक लेमैन को कैसे समझाएंगे कि भैया लॉ क्या है। अगर आपसे कोई छोटा भाई, आपका छोटा भाई गली मोहल्ले में, आप अभी सीए बन गए हैं, आपको सब अंकल अंकल बोलने लग गए हैं, तो आप गली मोहल्ले में आप बोलोगे सर नहीं अभी भी हम जवान हैं। अरे छोड़ो, सीए बन गए हो, आपको सब अंकल अंकल चिल्ला रहे हैं, आप गली से गुजर रहे हो, एक छोटा सा बच्चा आपको बोला अंकल अंकल ये लॉ क्या होता है, अंकल लॉ क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे दोस्तों, उसको कैसे समझाएंगे। उसको थोड़ी बोलोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अ कंट्री, वो बैग उठा के मारेगा आपको। तो आप क्या बोलेंगे उसको। तो लॉ मैं बताता हूं आप क्या बोलेंगे। लॉ तब बनता है जब किसी को नुकसान होता है, जब कोई सिचुएशन आती है, जब कोई डैमेज होती है, तो वो डैमेज को रोकने के लिए हम लॉ बनाते हैं। किसके लिए लॉ बनाते हैं हम? डैमेज को रोकने के लिए। कोई नुकसान होता है तो डैमेज को रोकने के लिए लॉ बनता है। समझ आई दोस्तों? सर आप बोलेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा, हमें एक एग्जांपल बताइए। जरूर दोस्तों, चलो हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। आप बस इतना चीज दिमाग में रखो कि किसी भी डैमेज को रोकने के लिए अगर कुछ बनाते हैं, उस डैमेज को रोकने के लिए जो बनता है उसको हम लॉ बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये क्या है? कोई पुराने जमाने का स्टोन एज का बंदा। ओके, तो ये एग्जांपल आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले जमाने में जब गाड़ियां नहीं होती थी, तो जो भी बंदे हैं वो कैसे ट्रैवल करते थे? चल चल के ट्रैवल करते थे। दोस्तों ये चल रहा है, प्लीज एनिमेटेड वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, ये चल रहा है। फिर जब वो चलता था तो क्या एक्सीडेंट्स होते थे? क्या आप जब चलते हो किसी भी लोग के साथ जाके टकरा जाते हो? नहीं ना, क्योंकि आपका खुद का एक ब्रेन है, तो आप आराम से चलते हो, देख के जाते हो, तब कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे गाड़ी का इन्वेंशन हुआ, व्हीकल्स का इन्वेंशन हुआ, फिर लोग व्हीकल्स चलाने लग गए। अब व्हीकल्स तो एक मशीन है, मशीन का खुद का थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होता, ब्रेन का कैपेसिटी नहीं होता, तो वो किसकी कैपेसिटी यूज करती है या फिर किसकी थिंकिंग यूज करती है? वो यूज करती है आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी ब्रेन यूज करती है। तो जैसे ही गाड़ियां आने लग गई तब आप गाड़ियां चलाने लग गए। तो जब आप गाड़ियां चला रहे थे तो बहुत सारे स्लोली गाड़ियां इंक्रीज होने लग गई, बहुत सारे ब्रांड्स आने लग गए, BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, रेंज रोवर, पॉश, बुगाटी वेगन, लैम्बोर्गिनी। आप बोलेंगे सर ख्वाब मत दिखाइए। अरे ख्वाब तो आप ऑलरेडी साहिल सर के क्लास में देख चुके हैं जब आप BCK पढ़ रहे थे। हाँ दोस्तों, वो सारे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लॉ। लॉ कब बनता है? तो हमने देखा कि स्टोन एज में लोग चल चल के जाते थे, उनका एक्सीडेंट नहीं होता था। फिर गाड़ियां इन्वेंट हुई और गाड़ियां बढ़ने लग गई, तो जैसे ही गाड़ियां बढ़ने लग गई तो ट्रैफिक होने लग गया। ट्रैफिक होने लग गया तो क्या हुआ दोस्तों? एक्सीडेंट्स होने लग गए। क्या होने लग गए? एक्सीडेंट्स होने लग गए। जब कार एक्सीडेंट्स हुआ तो जो एक्सीडेंट करते थे वो बच जाते थे, उनको जेल नहीं होती थी, कुछ नहीं होते थे, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं था, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं था जो उनको जेल कर सके, कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो गवर्नमेंट क्या किया कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 ये इंट्रोड्यूस करा दिया, एक एक्ट पास कर दिया, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914। इसमें फिर सब कुछ लिखा गया कि अगर आप एक्सीडेंट होता है तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा, इतने साल की जेल होगी, ये पेनल्टीज है, ये है, वो है, सारा कुछ लिखा हुआ है। यहां तक जो भी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो भी इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में लिखा हुआ है, जिसमें रेड, ग्रीन, येलो वो सारी दिखाई जाते हैं। रेड में आप आगे भाग जाते हो ना? हाँ मुझे पता है, आप हमेशा रेड में आगे भाग, देखते हो इधर उधर पुलिस नहीं है, चलो। नहीं दोस्तों, ऐसे मत करना प्लीज। ओके,
तो इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914, इस सब में फिर एक एक्ट आया और ये सब चीजें लिखी हुई हैं उसमें। हेलमेट पहनना है, पिलियन ड्राइवर को हेलमेट पहनना है, ये सारी चीजें। और अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो इतना रुपया फाइन है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ी का तो इतना रुपया फाइन है, डीएल नहीं है तो इतना रुपया फाइन है। ये सब किस में लिखा हुआ है? इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो दोस्तों पहले सिचुएशन आया ना, पहले एक्सीडेंट्स हुए, पहले कार्स डेवलप हुए, कार्स मैन्युफैक्चर हुए, ट्रैफिक बढ़ा, उससे आपको डैमेज क्या हुआ? लोगों को क्या डैमेज होने लग गया? कार एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, इंक्रीजिंग अलार्मिंग रेट से बढ़ने लग गए कार एक्सीडेंट्स। फिर बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ने लग गया दोस्तों, चारों तरफ हॉर्न, लोग बुलेट चला के आते हैं, बुट 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 बुट, बुलेट चला रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपका टाइम लॉस हो रहा है, आपके दिमाग में नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, आपके दिमाग की मेमोरी कम हो रही है, तो डैमेज हो रहा है ना दोस्तों, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, टाइम लॉस हो रहा है, दिमाग पे असर पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट आया ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, ट्रैफिक लाइट्स लगाए, हेलमेट पहन के चलाने के लिए बोले ताकि एक्सीडेंट से इंजरी कम हो सके, प्रॉपर साइड पे गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको गाड़ी चलानी है, क्रॉस रोड्स पे रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना है, ये सारी जो चीजें हैं ये इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आप पढ़ लेना, ये मैं छोड़ता हूं, मेरे बुक में लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, या फिर जो मेरी बुक्स फॉलो नहीं कर रहे वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, ये नॉर्मल है, विकिपीडिया से उठाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ आया, पहले सिचुएशन आई, सिचुएशन की वजह से डैमेज हुआ और डैमेज ने डिमांड किया कि एक लॉ आना चाहिए, तो उसके बाद इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914 आया। अब बोलेंगे सर हमें ना थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। दोस्तों शाबाश, अपने लिए थोड़ी ताली बजाइए, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे और आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। फिर हम अपने लास्ट एग्जांपल में मूव करेंगे और आपको समझ आ जाएगा, आप सबको समझाते फिरोगे कि लॉ क्या होता है। आज आप घर पे जाओगे, मम्मी को समझाओगे, मम्मी डैमेज से रोकने के लिए अगर कुछ बनता है तो वो लॉ होता है। मम्मी बोलेगी बेटा जा बाहर से पुदीना लेके आ जा, मम्मी इससे मेरा टाइम डैमेज होता है, मेरी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट आया हुआ है उसको मैं रिप्लाई करने में देर हो जाता है तो वो मेरा दिमाग खाती है मम्मी, तो इससे मेरे को डैमेज हो रहा है, इसके खिलाफ मैं लॉ बनाऊंगा। नहीं दोस्तों ऐसा मत करना प्लीज। ओके, तो बैक टू स्टडीज, मजाक भी करते रहेंगे हम, पढ़ते भी रहेंगे। तो आपको समझ आया लॉ क्या होता है? You are right that rules and regulations made to govern a country is law, but in layman's language, in order to prevent damage or in order to provide safety, when something is made after a situation has been occurred, that is known as law. Okay दोस्तों, तो आप बोल रहे थे ना सर और एक एग्जांपल, जरूर। चलो सेकंड एग्जांपल पे हम आते हैं, वो है इंडियन मोटर व्हीकल्स, एक मिनट, हाँ सॉरी, सेकंड एग्जांपल पे हम आते हैं, वो है रेलवे एक्ट 1989। तो जो ये रेलवे एक्ट पहले 1980 में आया था, उसको फिर अमेंड करके 1989 पे वापस से अमेंड करके, अमेंड मतलब कुछ चेंजेस उसमें लेके आए। आप कहीं भी साइड में लिख लीजिएगा कि अमेंड मतलब क्या है। ओके, ये आपको बाद में काम आएगा। अमेंड मतलब चेंजेस, ये वर्ड्स आपके लिए सब नए होंगे अभी, लेकिन धीरे धीरे आप लॉ पढ़ते जाएंगे तो आपको एक एक चीज समझ आती जाएगी। ओके, तो पहले 1980 में फर्स्ट रेलवे एक्ट आया था, उसके बाद 1989 में वो अमेंड हुआ और रेलवे एक्ट 1989 आया। लेकिन दोस्तों इस सब चीज के अमेंडमेंट्स, रेलवे एक्ट की क्या जरूरत है? आप पूछेंगे सर ये एक्ट की क्या जरूरत है? हम तो टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, पहुंच जाएंगे और वापस उतर जाएंगे, है ना? तो इसमें एक्ट क्या करेगा सर? नहीं दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दिमाग चलाते हैं। वो कभी कभी बिना टिकट के भी ट्रैवल करते हैं, कभी कभी उनको खुली हवा खानी होती है तो वो छत पे भी ट्रैवल करते हैं ट्रेन के, कभी कभी वो जनरल टिकट खरीद के रिजर्व डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, रिजर्व कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। कभी कभी उनको इमरजेंसी होती है तो वो ट्रेन की चेन पुल करके चेन को रुकवा देते हैं। तो पहले क्या होता था कि इन सब के लिए कोई लॉज नहीं थे, कोई पेनल्टीज नहीं थी, कुछ भी लीगल एक्शन नहीं था, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी। एक इंसान को नेचर्स कॉल आया और उसने ट्रेन रुका दी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन के वॉशरूम्स पसंद नहीं है और गवर्नमेंट हाथ धरे देखते रह जाती थी, यार इसके लिए तो कोई लॉ ही नहीं बना, मैं क्या कर सकता हूं इसके बदले। तब गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, फिर से सोचा
then government came with Railway Act 1980 and then further amended it in Railway Act 1989, जिसमें इन सब चीजों के लिए चेन पुलिंग, स्मोकिंग इन ट्रेन, ट्रैवलिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, एंटरिंग इनटू रिजर्व डिपार्टमेंट व्हाइल हैविंग अ जनरल टिकट, ये सब चीजों के लिए पेनल्टी और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो व्हाइल ट्रैवलिंग, व्हाट आर लीगल, व्हाट आर इलीगल, व्हाट लीड्स टू एनी ऑफेंस, थूकना, ये सारी चीजें रेलवे एक्ट में लिखी गई। और जैसे ही आज आप ट्रेन पे बैठते हो, ट्रेन की टिकट बुक करते हो, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में एंटर करते हो, तो आपको रेलवे एक्ट 1989 लग जाता है। समझ आया दोस्तों? अच्छे समझ आया? पहले सिचुएशन आई, पहले डैमेज होने लग गए। जैसे ही चेन पुल करते थे तो रेलवे डिपार्टमेंट को डैमेज हो जाता था, ट्रेन रुक जाती थी, टाइम का लॉस होता था, ट्रेन लेट चलने लग गई थी। पहले डैमेजेस हुए, लोगों की जान जाने लगी जब वो रूफ टॉप पे ट्रैवल करते थे, कोई गिर जाता था, कुछ भी हो जाता था। उसके बाद वो सिचुएशन की वजह से डैमेज हुई, डैमेज की वजह से लॉ आया। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, लॉ क्या है? डैमेज को रोकने के लिए अगर कुछ बना रहे हैं, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी चीज को डैमेज से रोकने के लिए अगर कुछ बना रहे हैं तो वो लॉ है। दोस्तों मेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया, बता दूं? नहीं दोस्तों चलो पढ़ते हैं। नहीं सर प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। नहीं दोस्तों हम पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम सीरियस कर। नहीं सर थोड़ा बहुत मजाक, आपने भी तो कहा चलता है। मैं ठीक है चलो बता देता हूं। दोस्तों कभी आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है? हाँ लो, और ट्रैफिक पुलिस पकड़ने से सबसे पहले क्या करता है? आपकी चाबी निकाल के रख लेता है ना। तो दोस्तों मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, आप बोलोगे सर आपने तो जिंदगी बदल दी। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है और अगर आपकी कीज वो ले लेता है, वो छीन लेता है, तो वो इलीगल है। आप उससे अपनी कीज वापस डिमांड कर सकते हैं और वो ट्रैफिक पुलिस के अगेंस्ट आप केस भी फाइल कर सकते हैं, उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर वाह आपका क्लास करके तो मजा आ गया सर, पढ़ाई के साथ साथ जनरल ज्ञान भी। वही तो दोस्तों मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बीच बीच में बताता रहूंगा आपको। ओके और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, मेरे को जरूर याद दिलाना। ओके तो हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्यों बनता है, लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अ कंट्री, वो एक लॉ होता है। फिर उसके बाद लॉ क्यों बनता है सर किसी डैमेज को रोकने के लिए या फिर किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। सपोज इंडियन टेररिज्म एक्ट 2002 वो जो बना वो किसके लिए बचा? हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए बना, हमें सेफ्टी देने के लिए, टेररिस्ट से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वो लॉ बना। पहले क्या हुआ, 2002 में पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक हुआ और 2002 में ही पार्लियामेंट ने टेररिज्म एक्ट पास कर दिया। ये सब चीजों में लेट नहीं करते वो लोग। ओके जब अपने पे बनाती है कोई लेट नहीं करता। ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर और एक एग्जांपल बताइए सर, प्लीज सर लास्ट एग्जांपल, हमें और अच्छे से समझ आएगा। नहीं बच्चों हमने 2 एग्जांपल पढ़ लिया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारी क्लास भी तो करनी है। आज हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है, तो क्या हुआ, हम थोड़ी ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं सर प्लीज सर हमें और एक एग्जांपल दीजिए सर, हम अच्छे से समझना चाहते हैं। हो ओके आखिर में बच्चों के आगे सर को हथियार डालने ही पड़े। तो यहां आ रहा है आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे गंभीर एग्जाम्पल। प्लीज बच्चों इसको सीरियस होकर सुनना है और हमेशा ये चीज याद रखना है, पहले डैमेज, फिर पहले सिचुएशन डैमेज, फिर लॉ। थर्ड आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ऑब्वियसली आप सबने ये सब चीज सुने होंगे, इस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। अभी तक दोस्तों, अभी तक इस ट्रेजेडी के जो इफेक्ट्स हैं वो अभी तक हैं भोपाल में। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। एक कंपनी थी भोपाल में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, उसमें एक प्रोडक्ट यूज होता था मिथाइल आइसोसियानेट। क्या यूज होता था? मिथाइल आइसोसियानेट। अब जो मिथाइल आइसोसियानेट गैस है वो इतनी पॉइजनस है कि आप चाटो, ऐसे उंगली लेके ऐसे करके चाटो और उंगली वापस आने तक हो गए आप ऊपर चले गए होंगे, आपकी उंगली नीचे नहीं आएगी लेकिन आप ऊपर चले जाएंगे, इतनी पॉइजनस गैस है। एंड दोस्तों 45 टन्स ऑफ दिस गैस, 45 टन्स, केजी की बात नहीं कर रहा मैं, टन्स की बात कर रहा हूं। सोचो इतना सा सियानेट पाउडर अगर आप चाटते हो तो आप
2-3 सेकंड में भगवान को प्यारे हो जाते हो। 45 tons of methyl isocyanate was released into the atmosphere of भोपाल। इनका जो भी स्टोरेज था उसमें से कुछ लीक हो गया, कुछ खराबी आई, एंड 45 tons ऑफ मिथाइल आइसोसियानेट जो है वो हवा में मिक्स हो गया। भोपाल के चारों तरफ सिर्फ मिथाइल आइसोसियानेट था। इंडस्ट्रियल डैमेज का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पूरे वर्ल्ड में इसको इंडस्ट्रियल हिरोशिमा नागासाकी के नाम से जाना जाता है। समझ आया दोस्तों? ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 2 दिसंबर की रात को, 2 और 3 दिसंबर, आप समझ जाओ 12 बजे के बाद 3 दिसंबर हो जाता है। जब ये गैस लीक हुई 2 दिसंबर के रात को, उस दिन जो 4000 लोग सोए थे, नेक्स्ट डे जब वो उठे, वो उठ ही नहीं पाए। नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडी मिली। समझ रहे हो दोस्तों किस हद तक इसने अफेक्ट किया था? उसके बाद about 2 lakh children were born with permanent disability। जरा दोस्तों सोचो, परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ वो लोग बॉर्न हुए थे। about 2 lakh children and about 5 lakh people were affected and are still affected। ये सारी चीजें हुई। आप बोलेंगे सर आप हमें क्यों बता रहे हैं ये? दोस्तों उसके बाद जो वो कंपनी का चेयरमैन था विलियम एंडरसन, कौन था? एंडरसन। वो सिर्फ 1 दिन जेल में रहा, सिर्फ 1 दिन, और नेक्स्ट डे कैलिफोर्निया उसको भेज दिया गया। और वो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी 92 इयर्स, पूरी जिंदगी वो मजे से जिया है। क्यों? क्योंकि तब इंडिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जो ये इंडस्ट्रियल डैमेज जो भी है इसको कोई रोक सके, इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सके। इंडिया में कोई भी लॉ नहीं था जो इसके खिलाफ एक्शन ले सके। जो वो कंपनी थी उसने अबाउट कंपेंसेशन डिक्लेयर किया, अबाउट समथिंग 700 करोड़ का, 700 करोड़ का कंपेंसेशन डिक्लेयर किया, और वो किसी भी बंदे को जो भी अफेक्टेड है उसको आज तक नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं था। सब बीच में खा गए 700 करोड़ रुपए। तो समझ आया दोस्तों क्या हुआ था? बहुत ट्रेजेडी। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से सोचा। गवर्नमेंट कैसे सोचती है? गवर्नमेंट ने सोचा, और नेक्स्ट 1985 में दे केम अप विद एन एक्ट, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, भोपाल गैस लीक एक्ट 1985। तो पहले सिचुएशन हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी पहले भी, डैमेज हुआ लोगों को, लोग डैमेज क्लेम कर रहे थे लेकिन उनको क्लेम मिल नहीं रहा था। उसके बाद 1985 में हमारी गवर्नमेंट ने ये भोपाल गैस लीक एक्ट 1985 लेके आया। तो दोस्तों पहले सिचुएशन, उसके बाद लॉ। किसी भी डैमेज को रोकने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो वो कोई चीज बनती है तो वो लॉ है। समझ आया दोस्तों? चलो एक बार जहां पे हमने व्हाट इज लॉ मेरे बुक में जो लिखा हुआ है, यहां पे हम लिख लेते हैं टू प्रिवेंट डैमेज। व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? ठीक है, टू प्रिवेंट डैमेज और टू प्रोवाइड सेफ्टी and to provide safety a law is made। समझ आया दोस्तों? ये लिख लो, आप अपनी बुक में लिख लो। किस लिए लॉ बनता है? लॉ क्या होता है आप जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ किस लिए बनता है? जब एक सिचुएशन कोई अराइज होती है, उससे डैमेज होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर किसी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए लॉ बनता है। लॉ इज मेड। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? अब हमने 3 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब एक बार हम एनालिसिस करते हैं। इतना चीज आपके दिमाग में अभी छप गया होगा। अभी अगर आप बाहर जाएंगे और वो बच्चा फिर से आपको पूछेगा, अंकल अंकल, वो सीए वाले अंकल, मुझे थोड़ा बताइए लॉ क्या होता है?
तो आप बता देंगे कि बेटा अगर कोई डैमेज, कोई नुकसान को रोकने के लिए कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको हम लॉ कहते हैं। समझ आया बात? वो भी खुश होकर जाएगा, आपको उल्टा बैटिंग देगा। नेक्स्ट जब आप गेम खेलने जाएंगे आपको पहले बैटिंग देगा वो, भले ही आपका बैट ना हो। इंडियन क्रिकेट में यही होता है, इंडियन गली क्रिकेट में, कि जिसकी बैट उसकी पहले बैटिंग। लेकिन अगर आप लॉ का एग्जांपल भी, लॉ का डेफिनेशन भी जानते हैं, लॉ भी समझा सकते हो, तब भी आपकी पहली बैटिंग जा सकती है। तो दोस्तों समझे सीए में आने का कितना फायदा है? ओके, अभी तो ये एक फायदा है, और भी फायदे मैं बताते जाऊंगा। तो हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार खाली रीडिंग मारेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज व्हीकल एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक, इसके वजह से क्या आया? इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914। इंक्रीज इन रेलवे ऑफेंसेस, रेलवे में ऑफेंसेस होने लगे, उसके वजह से क्या आया? इंडियन रेलवे एक्ट 1989। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो कौन सा एक्ट आया? भोपाल गैस लीक एक्ट 1985। फिर टेररिस्ट अटैक इन पार्लियामेंट हुआ 2002 में, तो कौन सा एक्ट आया? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, उसको हम पोता भी बोलते हैं, पोटा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो। फिर उसके बाद इंक्रीज डाउरी ऑफेंसेस, डाउरी मतलब दहेज। जब दहेज से रिलेटेड बहुत सारे ऑफेंसेस होने लग गए, तब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, चलो लास्ट में बताऊंगा। ओके, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया। समझ आ गया? मजा आ गया? हाँ, चलो अब बोलेंगे सर कि सर आप ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं बोलूंगा सर बच्चों, जब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, जो एक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, वो सब एक्ट कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, अगर वो हम नहीं जानेंगे तो वो इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा? एक बार हम अगर वो जान लेना तो हमारे लिए वो सारे एक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, और आप हर एक प्रोविजन पढ़ने के पहले सोचेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये क्यों बना, ये वाला प्रोविजन क्यों आया, इससे क्या डैमेज हुआ होगा जिसके वजह से गवर्नमेंट को ये प्रोविजन डालना पड़ा। और जब आप वो एनालाइज करने लगेंगे ना दोस्तों, तब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री तो आएगी आएगी, लाइफ में भी बहुत आगे जाओगे। समझ आया? तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री, कि वो क्यों बना है और वो क्या करता है, वो किस पर्पस के लिए बना है, वो जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे बना है, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, हिस्ट्री, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द लॉ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। यहां पे कहीं पे साइड में लिख लो, लॉ को ऐसे सर्कल कर लो, हमें क्या क्या जानना चाहिए? हिस्ट्री ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब ये सब क्या होता है हम जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। ओके, तो अभी दोस्तों हम कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। सर आप बोल रहे थे कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे? नहीं बच्चों, वो तो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा ना। नहीं सर प्लीज सर अभी बताइए, अभी बताइए सर प्लीज, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। मैं ठीक है, अगर कोई सुसाइड करता है और वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो इंडियन लॉ में ये लिखा हुआ है कि तब वो इलीगल है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो लीगल नहीं है। समझ आया? तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्लीज इसको स्टडी से कनेक्ट मत कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कैटेगरीज ऑफ लॉ। हमने देख लिया व्हाट इज लॉ, व्हाई इज लॉ मेड। अब हम पूछेंगे, अब हम जानेंगे व्हाट टाइप ऑफ लॉज आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर। कोई मेरे को बता पाएगा कितने टाइप्स के लॉज हैं? हाँ, अभी तो आपने देख के बता दिया कि 3 टाइप के लॉज हैं। ओके, तो 3 टाइप के लॉज हैं। क्या क्या लॉज हैं? यूनियन लॉ, कॉन्करेंट लॉ एंड स्टेट लॉ। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के लॉज हैं हमारे इंडिया में। यूनियन लॉ, कॉन्करेंट लॉ, स्टेट लॉज। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, यूनियन लॉ, कॉन्करेंट लॉ एंड स्टेट लॉज। ओके, अब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए, मैंने ब्लैंक छोड़ा है। ओके, यहां पे सेंटर मतलब सेंट्रल, और यहां पे स्टेट। अब जो हमारे सेंटर या फिर इंडिया को, इंडिया एज अ होल, उसको कौन कौन से लॉज प्रिपेयर करने की ताकत है? 2 लॉज, एक यूनियन लॉ और एक कॉन्करेंट लॉ।
अब जो ये यूनियन लॉ है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, पूरे सेंट्रल लॉ है, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? अब जो ये कॉन्करेंट लॉ है ये सेंटर और स्टेट, ये पूरे इंडिया को मानना पड़ेगा। जो यूनियन लॉ है ये पूरे इंडिया को मानना पड़ेगा, इसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब कॉन्करेंट लॉ जो है वो सेंटर और स्टेट मिल के बनाते हैं, मतलब दोनों के लिए है, सेंटर प्लस स्टेट, सेंटर लॉज प्लस सेंट्रल लॉज प्लस स्टेट लॉज, दोनों मिलके कॉन्करेंट लॉज बनते हैं। अब स्टेट को कौन सी पावर है? स्टेट लॉज बनाने के लिए। समझ आया? 3 प्रकार के लॉ है। कौन कौन से लॉ आप समझ आया? और एक बार आप लिख लीजिए अच्छे से, मैं लिख देता हूं एक बार, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल को दो लॉ, सेंट्रल लेवल पे 2 लॉज बनते हैं, यूनियन एंड कॉन्करेंट। स्टेट लेवल पे एक लॉ बनता है, वो है स्टेट लॉज। अब आप बोलेंगे सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, हमें इसका एग्जांपल दीजिए। दोस्तों इसमें समझने का कुछ नहीं है, आप 3 कैटेगरीज हमेशा याद रखना लॉ का, यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लॉज। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज यूनियन लॉ, सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों ये आप आईपीसीसी में पढ़ेंगे, बस जान लो कि ये एक्ट है 1961। आपके पापा जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो टैक्स पेमेंट करते हैं, वो इसी एक्ट के अंडर करते हैं। या तो हम कंपनीज एक्ट 2013 ले लें, जो भी कंपनीज फॉर्म होती है, कुछ भी फॉर्म होता है तो वो इसके अंडर ही होता है। फिर आप बोलेंगे सर कॉन्करेंट का एग्जांपल दीजिए जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों होते हैं। दोस्तों जीएसटी। अब आप बोलेंगे सर जीएसटी हमें नहीं समझ आएगा, तो दोस्तों जीएसटी में 2 चीजें होती हैं, एक होती है एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। समझ आया? तो दोनों चीजें इसमें आती है। आप जो जीएसटी अमाउंट, जीएसटी जो आप पे करते हैं, आपके पापा जो पे करते हैं, वो स्टेट को भी जाता है, और अगर इंटर स्टेट करते हैं तो सेंटर को भी जाता है, मतलब दोनों पे डिवाइड होता है। कॉन्करेंट लॉज दोनों बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेट लॉज। स्टेट लॉज में अगर देख लो आप, गुजरात में लिकर बैन है। क्या बैन है? लिकर। लिकर बैन इन गुजरात। तो ये लिकर जो है पूरे इंडिया में थोड़ी बैन है, वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में बैन है। तो वो स्टेट ने बनाया है, स्टेट के जो गवर्नर है, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है, उसने बनाई है। तो ये स्टेट लॉ है। आपको समझ आ गया? यूनियन लॉ सिर्फ सेंटर बनाती है, कॉन्करेंट लॉ बोथ स्टेट एंड सेंटर के लिए अप्लाई होता है, दोनों बनाते हैं। जैसे जीएसटी रेट्स, वो सब कुछ डिफाइन करते हैं, वो हम आगे जैसे जाएंगे पढ़ते जाएंगे। स्टेट लॉज सिर्फ एक स्टेट बनाती है और सिर्फ एक स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। सपोज लिकर बैन इन गुजरात। समझ आया दोस्तों? चलो एक बार मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए एक बार ताली बजाइए। दोस्तों आप बहुत स्मार्ट हैं, कहना पड़ेगा। मेरे कहने से पहले ही आप सब कुछ कर ले रहे हैं। वो येलो टी शर्ट, तू ध्यान से नहीं पढ़ रहा, ध्यान से पढ़, ठीक है? देख लिया दोस्तों कैटेगरीज ऑफ लॉ। आप बोलोगे सर आपने हमें हमारा सिलेबस पढ़ा दिया, लॉ क्या होता है वो पढ़ा दिया, लॉ क्यों बनता है वो पढ़ा दिया, लॉ कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा दिया। सर लेकिन ये लॉ बनता कैसे है? हाउ इज अ लॉ मेड? तो दोस्तों जब मैं आया हूं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। भाई आया है बता के जाएगा, हाउ इज लॉ मेड। दोस्तों तो अभी एक बार पूरा सीरियसली, जो भी पानी वानी पीना है, जो भी हाथ वाथ झटकना है, एक बार झटक लो जोर जोर से, क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं हाउ इज लॉ मेड। आपके इंडिया में लॉ बनता कैसे है? जो भी आप लॉ फॉलो कर रहे हैं, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, जो आप हेलमेट पहन रहे हैं, वो जो भी लॉज बने वो कैसे बनता है? आप ये जानना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे सर। ओके तो एक बार सीरियसली बैठो, और मैं एक एनिमेटेड मूवी देखने वाले हैं अभी।
ये दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, आपको पता है, आपने 12th में 10th में पढ़ा होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लॉ कैसे बनता है, एक ड्राफ्ट पहले बनता है। क्या बनता है? ड्राफ्ट। क्या बनता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? सपोज आप किसी को मैसेज भेजते हैं, उसको ड्राफ्ट के हिसाब से सेव कर सकते हैं ना। आप एक मैसेज टाइप किया, उसको ड्राफ्ट के हिसाब से सेव कर दिया कि बाद में सर अगर कोई चेंजेस करने हो, कुछ करने हो, मतलब ये फाइनल नहीं है, ये अभी एक टेस्टिंग बेसिस पे ड्राफ्ट एक आप बना दियो, सर हाँ ऐसा होना चाहिए क्या, फिर आप रिव्यू कराओगे, ये एक टेस्टिंग बेसिस पे, फाइनल नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब मैसेज भेजने के लिए रेडी नहीं है, तो एक ड्राफ्ट बन गया। आप बोलोगे सर ये ड्राफ्ट कौन बना सकता है? बच्चों एक मस्त बात बताऊं, ड्राफ्ट कोई भी बना सकता है। क्या क्या सर आप क्या बोल रहे हैं? ड्राफ्ट कोई भी बना सकता है, समझ आई? मतलब सर क्या हम ड्राफ्ट बना सकते हैं? जरूर बच्चों, जरूर। आप मेरी क्लासेस कर लो, उसके बाद आप खुद लॉ बनाना, आप अपना ड्राफ्ट बना के भेजना, फिर उसके आगे के प्रोसीजर्स मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर हो गए तो आपके नाम का एक्ट आ जाएगा, आपके नाम का तो नहीं, आपके लिखा हुआ एक्ट आ जाएगा। अरे सर पक्का बनाएंगे सर। चलो बनाने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कैसे बनता है लॉ। तो आपने किसी ने भी ड्राफ्ट बनाया, कोई भी में कौन कौन आ सकता है? या तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दे, या फिर मिनिस्टर बोल लो उसको, या तो कोई एक मिनिस्टर बना ले, या कोई प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी, ठीक है। ये 2 जन ड्राफ्ट बना सकते हैं, ये 2 जन में सब कवर हो जाते हैं, ओके। जब सपोज मिनिस्टर जो ड्राफ्ट बनाता है, दोस्तों मेरे साथ लिखते जाओ, मिनिस्टर जो ड्राफ्ट बनाता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल और गवर्नमेंट ड्राफ्ट। ये जो ड्राफ्ट है हम इसको बिल बोलते हैं। बिल जब पास होता है तो उसको एक एक्ट बनाते हैं, ओके। और जब प्राइवेट मेंबर जब बनाता है तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, सिंपल। आपने ये सब सिविक्स में पढ़ा था क्या? नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। सर आपने जो अभी तक बताया हमें तो पूरा समझ आ गया। सर पहले कोई ड्राफ्ट बनाता है, लॉ का एक ड्राफ्ट बनता है, मतलब अभी वो फाइनल नहीं है। कौन बना सकता है? कोई भी बना सकता है सर, मिनिस्टर बना सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर बना सकता है, हम भी बना सकते हैं सर। अगर मिनिस्टर या ऐसा कोई अथॉरिटी बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। अगर हम कोई बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? हम प्राइवेट बिल बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये जो ड्राफ्ट है, ये एक चीज याद रखना कि दोनों हाउस में पास होना चाहिए। क्या एक साथ पास होना चाहिए? नहीं दोस्तों, पहले एक हाउस में जाएगा, उसमें पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। हाँ एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं पे एक साथ दोनों हाउस बैठ के पास कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद। तो ड्राफ्ट जब बन गया तो या तो आइदर और, ये जो है ड्राफ्ट आइदर और, यानी कि आप लोकसभा में भी पहले दे सकते हो या राज्यसभा में भी पहले दे सकते हो, कहीं पे भी ड्राफ्ट जा सकता है पहले, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, कहीं पे भी ड्राफ्ट जा सकता है। जब ये ड्राफ्ट उनके पास जाता है, कोई भी एक हाउस, लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी एक हाउस के पास जाता है, तो इधर इन लोग क्या करते हैं, यहां पे वो लोग करते हैं फर्स्ट रीडिंग। मान लो कि राज्यसभा के पास ड्राफ्ट गया, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट रीडिंग, मतलब पहली बार पढ़ा कि हाँ देखते हैं वो राहुल ने ड्राफ्ट कैसा बनाया, वो येलो टी शर्ट वाले बंदे ने ड्राफ्ट कैसा बनाया है, अच्छा ये पॉइंट डालना चाहिए, अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सिविक्स वगैरह में, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा क्योंकि ये आपको जरूरत नहीं है, मैं बस बताना चाहता हूं कि लॉ कैसे बनता है, जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे बनता है, जो आप खाने जा रहे हैं, जो आप पिज्जा खाते हैं वो कैसे बनता है, आपको कभी जानने की इच्छा नहीं होती है ना? वही चीज हम करने जा रहे हैं, फील लीजिए, फील। ओके, फर्स्ट रीडिंग में राज्यसभा में जब ड्राफ्ट जाते हैं तो वो फर्स्ट रीडिंग करते हैं। सर उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट रीडिंग के बाद वो क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं ऑफिशियल
गैजेटे में पब्लिश करते हैं। किस में पब्लिश करते हैं? गैजेटे में। डिपार्टमेंट का अपना गैजेट होता है, ऑफिशियल सेंट्रल गैजेट जो होता है उसमें पब्लिश करते हैं। सर ये क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कोई बिल, सो दैट पीपल में नो दैट, हिंदी में लिखना, ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई ड्राफ्ट आया है पास होने के लिए। आप बोलोगे सर लोगों को बता के क्या है, क्या लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ बच्चों, आप तो बहुत स्मार्ट हो, पहली क्लास में इतनी स्मार्टनेस, वाह बच्चों, आई लव इट, कम ऑन। तो जब पहली रीडिंग होती है तो वो अपने गैजेट में पब्लिश करते हैं ताकि लोग जान जाएं। क्यों पब्लिश करते हैं? क्योंकि वो लोगों से एडवाइस लेना चाहते हैं। लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई बेटर एडवाइस है तो वो चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको भी वो ड्राफ्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी तक क्या हुआ था, कोई भी एक ड्राफ्ट बनाता है, कोई भी इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा में पहले जाता है, वो जो भी सभा में पहले वो ड्राफ्ट गया उसको रीडिंग करते हैं, वो रीडिंग करके गैजेट में पब्लिश करते हैं और स्टैंडिंग कमेटी को भी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में कौन लोग होते हैं दोस्तों? कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ हाईली टैलेंटेड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो एक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये पीपल से एडवाइस लेती है, एडवाइस फ्रॉम पीपल, सजेशंस, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, तो लोगों ने तो ड्राफ्ट पढ़ लिया था, अब वो अपनी एडवाइसेस दे रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी को। फिर स्टैंडिंग कमेटी को अगर ये ठीक लगता है कि ड्राफ्ट एकदम सही है तो वो वैसे ही भेज देते हैं वापस से वो हाउस के पास जिससे उसको रिसीव हुआ था, या फिर वो कुछ चेंजेस के साथ वापस भेज देते हैं, सेंड बैक विद सम चेंजेस। देखो वापस चला गया राज्यसभा में। जब राज्यसभा में गया तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, अब ये लोग सेकेंड रीडिंग करते हैं। सर इन्होंने तो पहले पढ़ लिया था, अब सेकेंड रीडिंग करने की क्या जरूरत है? अरे बच्चों, अगर स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ चेंजेस किए होंगे, कुछ सजेशंस दिए होंगे, लोगों के कुछ सवाल होंगे, तो वो सब तो पढ़ना पड़ेगा ना उनको आंसर करने के लिए। अगर उनको चेंजेस अच्छे लगे तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसलिए सेकेंड रीडिंग होती है। फिर दोस्तों मैं कुछ अभी ऐसा बोलूंगा आप गुस्सा हो जाएंगे मेरे से। सेकेंड रीडिंग जब अप्रूव हो जाती है तब थर्ड रीडिंग होती है। आप बोलेंगे सर अभी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये सब क्या है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, रिवीजन चल रहा है क्या, एग्जाम देना है क्या उनको? नहीं दोस्तों, सेकंड रीडिंग में वो इनके जो कंसिडरेशन है स्टैंडिंग कमेटी के वो देखते हैं। थर्ड रीडिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होते हैं और यस या फिर नो होता है कि कितने मेंबर यस बोल रहे हैं, कितने मेंबर नो बोल रहे हैं, और अगर मेजोरिटी होता है तो वो बिल पास हो जाता है। बिल कहां से पास हो जाता है? एक हाउस से पास होता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि बिल दोनों हाउस से पास होना चाहिए। तो सपोज राज्यसभा से बिल पास होके फिर लोकसभा में आता है, फिर लोकसभा वही सेम प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू करती है। लोकसभा फिर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीडिंग करती है। फिर जब वो बिल पास कर देते हैं, जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है, तब बिल जाता है किसके पास? हमारे प्रेसिडेंट सर के पास। इंडिया में याद रखना दोस्तों, अपने नाम की तरह याद रखना, इंडिया में कोई भी एक्ट प्रेसिडेंट के अप्रूवल या फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना नहीं बनता है। हाँ, तो यहां पे वो जो बिल पास होके आया है उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। ये कौन है? रामनाथ कोविंद जी, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, उनका सिग्नेचर चाहिए। जब वो सिग्नेचर कर देते हैं, जब वो सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो बिल एक एक्ट बन जाता है।
तब वो बिल एक एक्ट बन जाता है और फिर वो पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, जो फिर हम सब पढ़ने लगते हैं, हमारा कोर्स बढ़ जाता है। बट दोस्तों मजा भी आता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि सर अगर प्रेसिडेंट जी ने मना कर दिया तो, प्रेसिडेंट जी को पसंद नहीं आया तो? क्या स्मार्ट हो रहे हो आप, हो मजा आ रहा है, पहली क्लास में इतने स्मार्ट बच्चे। सीए वाले की बात ही अलग है। ओके, तो अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, वो जो बिल है वो वापस से भेजेंगे दोनों हाउसेस को, वापस से प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और अगर आप बोलेंगे सर अगर हाउसेस को कोई चेंजेस जरूरी नहीं लगे तो दोस्तों कोई बात नहीं, वो जो हाउस है वापस से वही सेम बिल प्रेसिडेंट को भेज देगा। आप बोलोगे लेकिन सर प्रेसिडेंट क्यों अग्री करेगा, एक बार तो डिसएग्री कर चुका है ना। दोस्तों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो एक प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक ही बार वो बिल को डिनाई कर सकता है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम भी सेम बिल पास होके, दोनों हाउसेस से पास होके उसके पास सिग्नेचर के लिए आता है तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। याद आया दोस्तों, उसको साइन करना ही पड़ेगा। समझ आ गया? अब आप बोलेंगे सर आप हमें एक्सेप्शन बताने वाले थे कि कब दोनों हाउसेस एक साथ बैठ के बिल पास करते हैं। हाँ बच्चों जरूर बताऊंगा। तो एक्सेप्शंस अभी तक इंडिया में सिर्फ 2 या 3 है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। व्हेन बोथ हाउसेस पास द बिल साइमल्टेनियसली, क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर एक हाउस बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर रहा हो, बहुत टाइम से डिसएग्री कर रहा हो एक हाउस के साथ, तब कर सकते हैं। तो एक तो आया अपना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है शायद, और एक हमारा बैंकिंग कमीशन रिपील एक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ये 2 और एक कोई एक्ट है। ये 3 एक्ट ही ऐसे हैं जो इंडिया में दोनों हाउसेस ने कंबाइनली पास किए, वरना पहले एक हाउस के पास जाता है, कोई भी हाउस के पास जा सकता है, उसके बाद सेकंड हाउस में, उसके बाद थर्ड हाउस में। तो दोस्तों आपको समझ आ गया? हाँ सर हमें समझ आ गया। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो, मैं आपको 10-15 सेकंड देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लो। मजा आ रहा है ना दोस्तों? उठा लिया स्क्रीनशॉट? क्या स्क्रीनशॉट उठाने में इतना टाइम लगता है? कुछ भी रे, मस्ती कर रहे हो तुम सर के साथ, पहली क्लास में मस्ती। हाँ चलो स्क्रीनशॉट उठा लिया। अब मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। छोड़ो, इरेज नहीं करते। अब दोस्तों मैंने आपको बुक में, आपने ये सब बुक में अपना लिख लिया है या फिर आपका होमवर्क है, आपने स्क्रीनशॉट उठा लिया है। अब एक बार खाली हम रीडिंग मार लेते हैं। ओके चलो, आपके बुक में तो दिख रहा है। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ दोस्तों ये इरेज नहीं हो रहा है। हाँ ओके, तो एक बार हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कोई एक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट इन आइदर ऑफ द हाउसेस। फिर उसके बाद क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, जो भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है उसमें फर्स्ट रीडिंग होती है। फिर थर्ड में पब्लिश इन गैजेट एंड सेंड टू स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक का कंसिडरेशन, एक्सपर्ट्स का कंसिडरेशन, ओपिनियन ये सब लेने के लिए। फिर कंसिडर सजेशंस फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी सेकंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में क्या, सेकंड रीडिंग में क्या होता है, जो हाउस वापस स्टैंडिंग कमेटी हाउस को भेज देती है, वो हाउस सेकंड रीडिंग करता है और देखते हैं क्या क्या कंसिडरेशंस है जो स्टैंडिंग कमेटी ने दी है, क्या क्या सजेशंस है जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए, वो सब देखता है। वो अप्रूव होने के बाद थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होते हैं और यस या फिर नो ये सब डिसाइड होता है कि कितने मेंबर यस बोल रहे हैं, कितने मेंबर नो बोल रहे हैं। अगर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेजोरिटी जो है वो अगर हाँ बोलती है तो ये पास हो जाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग होती है। फिर उसके बाद बिल पास टू नेक्स्ट हाउस टू अप्रूवल। फिर उसके बाद बिल पास टू, जब सेकंड हाउस भी सारी प्रोसीडिंग्स करने के बाद अप्रूव कर देता है तो वो पास होता है किसको, प्रेसिडेंट को, रामनाथ कोविंद जी को पास होता है। फिर उसका उनका सिग्नेचर होता है, तब जाके वो एक एक्ट बन जाता है और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है, हमारे कोर्स में आ जाता है। उसके बीच में हमने 2 चीज देखी थी, अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया और फिर वापस हाउस में भेज दिया, अगर हाउस एग्री करके वापस से चेंजेस करके भेजती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हाउस जो है वही सेम बिल वापस से भेज देती है बिना कोई चेंजेस किए तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट सेकंड टाइम मना नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए हैं हाउस में, 2 बार थोड़ी गलत होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था एक्सेप्शंस, हमने देखा था कि
एक हाउस में पास होगा फिर दूसरे हाउस में पास होगा, लेकिन कभी कभी दोनों हाउस मिलकर साइमल्टेनियसली पास करते हैं। कब पास करते हैं? कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आया, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, या फिर एक हाउस दूसरे हाउस से डिसएग्री कर रहे हैं बहुत टाइम तक, तब करते हैं। और तब हम क्या, दो एग्जाम्पल हमने लिया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, बैंकिंग कमीशन रिपील एक्ट, जो भी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या समझाया आपने सर, मजा आ गया। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने अपना सिलेबस देखा, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज लॉ, फिर उसके बाद व्हाई लॉ इज मेड, वो भी हमने पढ़ लिया, डैमेज, सेफ्टी, वो सब पढ़ लिया। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर? यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट, वो भी पढ़ लिया। सर हम जो पढ़ने वाले हैं वो बनता कैसे है सर, हम जो खाने वाले हैं वो बनता कैसे है सर, वो भी पढ़ लिया, हाउ इज लॉ मेड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है, जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ समझा रहा था, वो एक बार के लिए खत्म होता है। और दो चार चीजें मैं आपको बता दूं। अब हम जितने भी बेसिक्स थे हम वो पढ़ चुके हैं। अब मैं बस आपको कुछ छोटी सी चीज बताऊंगा कि हम क्या स्ट्रैटेजी लगाने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और फिर एक सेक्शन क्या होता है, कैसे वो सेक्शंस लिखे जाते हैं। दो चीजें मैं बताऊंगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, और उसके बाद हम हमारा पहला एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चालू करेंगे। और दोस्तों ब्रेक के बाद जब आप अपना पेट फुल करके आएंगे, तो जैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा आपको, खड़े होकर आपको स्वागत करना है, क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 20 से 25 मार्क दे सकता है। और जो चीजें हमें मार्क्स के लिए तो हम जान भी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो खड़े होकर सब तालियां बजाएंगे, बाहुबली का म्यूजिक बजना चाहिए। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी एक समरी बनाएंगे, इनिशियल समरी, ठीक है। सेकंड, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके, डिस्कशन, फिर क्यूमुलेटिव रिवीजन इन बिटवीन, मतलब दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर मैंने दो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया, और वो जो रिवीजन होगा वो बहुत क्विक होगा, इन 2-3 मिनट्स। इफ आई मेड यू अंडरस्टैंड 2 कॉन्सेप्ट्स इन 10 मिनट्स, आई विल रिवाइज इट इन नेक्स्ट 1 मिनट। क्यूमुलेटिव रिवीजन, screenshots will be homework, प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाऊंगा मैं आपको, रिमेंबरिंग केस लॉज। केस लॉज क्या होते हैं सर? बताऊंगा दोस्तों, बताऊंगा। अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लो। मैं अभी जा रहा हूं ब्रेक के लिए। हाँ, आप मुझे पता है आप बहुत देर से क्लास कर रहे हैं। या मैं जा रहा हूं लास्ट मिनट। रिमेंबरिंग केस लॉज एंड सेक्शंस वेयर नेसेसरी। अभी बस इतना, अगर और कुछ होगा मैं क्लास के दौरान ऐड कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाने से पहले मैं बस एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कई जगह कि सेक्शन लिखे होते हैं सर, जैसे सेक्शन 2 लिखा हुआ है, सेक्शन 2D लिखा हुआ है, सेक्शन 2D1 लिखा हुआ है, सेक्शन 2D1 लिखा हुआ है रोमन में। सर ये कैसे पढ़ते हैं सर? अब दोस्तों मैं बताता हूं कि कैसे पढ़ते हैं। आप अपना एग्जाम्पल ले लो। आपके पापा जो हैं वो सबसे बड़े हैं, उनको आप पापा बोलते हो। फिर आप उनके बेटे हो, उनको आप अपने आप को सब पापा बोलते हो। एग्जाम्पल थोड़ा अजीब ही है, लेकिन वैसे ही हम समझते हैं। बड़े होते हैं, फिर एक छोटे होते हैं। मान लो चलो आपका एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल, जो सबसे बड़े हैं वो पापा है, फिर उनसे छोटे जो है वो आपके चाचा है। तो यहां पे सेक्शन 2 जो है चाचा है, ये है सब सेक्शन, ठीक है। ये मेन सेक्शन
ये आपके पापा हैं, सेक्शन 2। उसके भीतर एक सब सेक्शन होता है, मतलब उस सेक्शन का एक सब सेक्शन। अगर सपोज सेक्शन 2 बोलता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में वो 6 डेफिनेशन बोल रहा है, तो सेक्शन 2D जो है वो 4th डेफिनेशन है। समझ आया? सेक्शन 2, फिर D सब सेक्शन, फिर उसके बाद सेक्शन 2D1 ये होता है क्लॉज। क्या होता है? क्लॉज। मतलब सेक्शन, सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज। अगर कोई सब सेक्शन का भी एक छोटा कोई पार्ट है, मतलब उसमें 2 पार्ट समझाए गए हैं, तो उसको बोलते हैं क्लॉज 1 क्लॉज 2। एक सब सेक्शन का 2 पार्ट समझाया हुआ है, क्लॉज 1 क्लॉज 2। ओके, उसके बाद सेक्शन 2D1 हमने देख लिया। हम कैसे बोलेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन D क्लॉज 1। अब ये क्या है सर? दोस्तों, अगर सेक्शन का सबसेक्शन हो सकता है तो क्लॉज का भी सब क्लॉज हो सकता है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं सेक्शन को, ठीक है? मेन सेक्शन, सब सेक्शन, फिर क्लॉज, सब क्लॉज। समझ आया दोस्तों? चलो, बस ये चीजें आपको बतानी थी। लॉ में और एक चीज आपको याद रखना है, एंड समटाइम्स और इज इंटरप्रेटेड एज एंड। ये सब आप लिख के रख लेना, ठीक है? इंटरप्रेटेड एज एंड। कभी कभी और जो लिखा होता है उसको हम एंड भी इंटरप्रेट करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, जब भी कोई सिचुएशन आएगी ऐसी तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे समझ आया? अभी हम ब्रेक लेंगे एक छोटा सा। हम क्या लेंगे? एक ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा हर्ट हम लेंगे, उसमें हम कलर भी करेंगे। सर कौन सा कलर करेंगे? ऑब्वियसली दोस्तों रेड। हम रेड कलर करेंगे, ये हमारा हर्ट है। सर ये तो आपने रिब्स बना दी। अरे दोस्तों चलता है, प्यार होना चाहिए बस आपके और मेरे बीच में। समझ आया? आप प्यार से समझते जाओ, हम पक्का सारी क्लासेस ऐसे ही मजे में ले लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बताया था कि लॉ होता क्या है, कैसे बनता है, क्या बनता है। अब जो हम सेकेंड हाफ टी ब्रेक के बाद पढ़ने वाले हैं वो होगा एक असली चीज, जो हमारे सिलेबस, जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं कुछ खाने पीने के बाद, 10-15 मिनट का ब्रेक। ओके, बाय बाय।